हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 54। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही आपको इतिहास शिक्षण और भूगोल शिक्षण की भी लिंक मिलेगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, एक अच्छी इतिहास पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये आपके 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये हमें देखना है कि एक अच्छी इतिहास की पुस्तक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर। इतिहास पाठ्यपुस्तक की प्रमुख विशेषताएं। इतिहास की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर एक और प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें इतिहास से पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। यह प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कौन करेगा, छात्र या शिक्षक। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक किसके लिए, छात्र के लिए या फिर शिक्षक के लिए। पाठ्य पुस्तक स्पष्टतः छात्रों के लिए होती है। उन्हें ही इसे कक्षा में तथा घर पर पढ़ना है और इससे अधिकाधिक लाभ उठाना है। तो दोस्तों, जो पाठ्य पुस्तक होती है वह छात्रों के लिए होती है। क्लियर। और उन्हें कक्षा में भी छात्र पढ़ते हैं और वो घर पर भी पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने के बाद उससे उसका जो ज्ञान होता है उससे अत्यधिक वो लाभ उठाते हैं। तो स्वतः ही प्रश्न उठता है कि जब पाठ्य पुस्तक छात्र के लिए है तो यह किस प्रकार की होनी चाहिए, अर्थात इसमें कौन कौन सी गुण या विशेषताएं होनी चाहिए, उनका उल्लेख निम्नलिखित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, जब पाठ्य पुस्तक छात्रों के लिए है तो छात्रों के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है और किस तरह की होनी चाहिए, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके विषय में हम आगे देखते हैं। इसमें देखिए, पहला है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक आवश्यक गुण यह है कि वह शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर लिखी हो। यह शिक्षा उद्देश्यों तथा आयु वर्ग के छात्रों के मानसिक विकास से संबंधित होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात क्या कही गई है कि जो भी पाठ्य पुस्तक हो, इसकी पहली विशेषता क्या होनी चाहिए कि जो भी पाठ्य पुस्तक हो वो छात्रों के आयु वर्ग के अनुसार होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो भी पाठ्य पुस्तक जिसमें पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है वो छात्रों के आयु वर्ग को ध्यान में रखकर किया गया हो और एक तरह से मानसिक विकास से संबंधित भी हो, जिससे उन छात्रों का जो मानसिक विकास है वो हो, उस आयु में जितना मानसिक विकास होना चाहिए उस पुस्तक के माध्यम से हो। अब हम देखिए नंबर 2 पॉइंट क्या कह रहा है, इतिहास की पुस्तक में अत्यधिक तथ्यों का संक्षिप्त सार ना हो। तो दोस्तों, ये इतिहास की पुस्तक है तो इसलिए इसमें जो तथ्य दिए गए हैं वो बिल्कुल संक्षिप्त ना हो, बल्कि उसमें थोड़ा डिटेल हो, जिससे कि छात्र उसके बारे में सही ढंग से समझ पाएँ। दुर्भाग्य से हमारी अनेक पाठ्य पुस्तकें इस श्रेणी में आती हैं, लेकिन अगर बात करें तो बहुत सारी पाठ्य पुस्तक इस श्रेणी में आते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे प्रकाशक लेखकों को भारतीय इतिहास को 200 से 250 पृष्ठों में लिखने के लिए बाध्य करते हैं। इन 5000 वर्षों में हुई प्रत्येक छोटी से छोटी घटना के प्रति आस्था रखता है। इस कारण वह सोचता है कि उसका बड़प्पन पाठ्य पुस्तक के लेखक के रूप में गुणात्मक है और इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी पाठ्य पुस्तक में तथ्यों की संख्या कितनी है। इसलिए वह सभी तथ्यों को 200-250 पृष्ठों की काल कोठरी में खचाखच भर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो पाठ्य पुस्तक है उसके जो लेखक होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस बाध्यता के साथ रखा जाता है कि उन्हें अधिक पृष्ठों वाला पाठ्यक्रम नहीं चाहिए बल्कि कम पृष्ठों वाला चाहिए। तो यही रीजन होता है कि लेखक के रूप में गुणात्मक तथ्यों को रखते हुए कम से कम पृष्ठों में
पाठ्यक्रम को समाहित करना होता है। यहाँ पर 200-250 यहाँ पर पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए, ये उनके साथ बाध्यता होती है। यही रीज़न है कि जो तथ्य होते हैं उन्हें कम से कम संख्या में करने की कोशिश करता है लेखक, और इस तरह से जो पाठ्य पुस्तक होती है वो 200-250 पृष्ठों की एक श्रृंखला में ही रह जाती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका 2 पॉइंट। अब हम देखें नंबर 3 पॉइंट पे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बाध्यता होती है कि जो छात्रों की पुस्तक है वो इतने ही पृष्ठों की होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर हम बात करें तो इतिहास जो कि प्राचीन घटनाओं से संबंधित है, तो जो घटनाएं हैं जो एक तरह से तथ्यात्मक रूप से उन्हें डिटेल करने की भी आवश्यकता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाध्यता होती है लेखकों के साथ कि उन्हें कम से कम पृष्ठ में रखना है। तो एक तरह से वहाँ पर लेखक ना चाहते हुए भी तथ्यों को छोटे क्रम में रखता है। एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत ही संक्षिप्त कर देता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं छात्रों को चीज़ों को समझने में कठिनाई होती है। क्योंकि दोस्तों जो इतिहास है वो वर्तमान की चीज़ें तो है नहीं कि उसको हम छात्रों को वर्तमान के उदाहरण देके समझा सके, वो भूत की है। तो भूत में छात्रों को ले जाने के लिए कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छे इतिहास शिक्षक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तथ्यों के विषय में सही जानकारी वही इतिहास शिक्षक दे सकता है जिसके पास वो उस विषय की जानकारी, अच्छी जानकारी हो, कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर तथ्यों की क्रमबद्धता तो रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ही सीमित रहती है। इसलिए उसको सही ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए इसमें शिक्षक की बहुत बड़ी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शिक्षक के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने छात्रों को सही ढंग से एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें बताए। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। इतिहास के पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता तथ्यों का शुद्ध प्रस्तुतिकरण। अतः पाठ्य पुस्तक लेखक को अपने विषय का ज्ञान हो, जिसके साथ ही उसे कक्षा में पढ़ाने का अनुभव हो, और साथ ही जिसके लिए पाठ्य पुस्तक लिख रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वही बात आ रही है जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो किसी भी, अगर यहाँ पे बात हो रही है इतिहास से पाठ्य पुस्तक की, तो इतिहास से पाठ्य पुस्तक में उसकी जो प्रमुख विशेषता होनी चाहिए, जो तथ्य होने चाहिए, वो शुद्ध होने चाहिए। एक तरह से शुद्धता से प्रस्तुतिकरण उसका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब एक लेखक को बाध्य किया जा रहा है कि उसे 200-250 पृष्ठों में ही सारी चीज़ें रखनी है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को शॉर्ट करके रखेगा। लेकिन यहाँ पर अब लेखक ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन काम यहाँ पर एक कुशल अध्यापक का है, एक जो ट्रेंड इतिहास का शिक्षक है उसका है कि उसे अपने विषय में अगर सही ज्ञान है, अगर उसे अपने विषय में सही ज्ञान के साथ साथ प्रेजेंटेशन करना आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तथ्यों को बुक में भले ही छोटे रूप में रखा है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करके छात्रों को सही ढंग से बता सकता है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं कक्षा में जो पढ़ाने का अनुभव है एक शिक्षक का, एक आदर्श शिक्षक, एक योग्य शिक्षक का, वो अपनी योग्यता के आधार पर अपने छात्रों को सही से एक्सप्लेन करके अधिगम करा सकता है। और यहाँ पर एक पाठ्य पुस्तक में जो तथ्य हैं वो शुद्ध रूप में लिखे गए हैं, तो शिक्षक उसे और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने में भी सफल हो जाएगा। तो दोस्तों तथ्यों का शुद्ध प्रस्तुतिकरण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है पाठ्य पुस्तक में। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम देखें नंबर 4 पॉइंट। इतिहास की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु कालक्रमानुसार व्यवस्थित की जाए, क्योंकि समय ज्ञान का विकास करना इतिहास शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो भी इतिहास की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो विषय वस्तु है वो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित रखी जाए, जिससे कि छात्रों को भी सही ढंग से अधिगम कराने में, यहाँ पर शिक्षक को छात्रों के लिए सही ढंग से अधिगम कराने में सुविधा हो। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो इतिहास शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, जहाँ पर एक शिक्षक अपने छात्रों को क्रमबद्ध तरीके से इतिहास की घटनाओं का अध्ययन कराना चाह रहा है, वो पूर्ण हो पाए। और समय ज्ञान से ही घटनाओं तथा व्यक्तियों में परस्पर कार्य कारण संबंध स्पष्ट होते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो
समय के साथ ही जो भी उस समय की घटनाएं घटित हुई हैं और जो भी उस समय के महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, महान व्यक्तित्व रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं उसको सही ढंग से क्रमबद्ध तरीके से रखने पे कहीं ना कहीं शिक्षक को भी इन सब चीज़ों को पढ़ाने में आसानी होगी। तो कहीं यहाँ पर मेन रोल किसका आ रहा है? पाठ्य पुस्तक का, क्योंकि पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर ही शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को करता है। दोस्तों यहाँ पर आपका 4 पॉइंट हो गया। 1 पॉइंट, इतिहास की पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से चयनात्मक हो, सभी घटनाओं तथा तथ्यों का वर्णन करना आवश्यक नहीं है। इनमें उन सभी तथ्यों तथा घटनाओं का पूर्ण विवरण होना चाहिए जिन्होंने समाज के जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर अनिवार्य रूप से चाहिए जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए इतिहास की। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो भी तथ्य और घटनाएं दी गई हैं वो एक तरह से उसमें सारी तथ्यों और घटनाओं का सही रूप से वर्णन हो। यहाँ पर सटीक वर्णन की बात हो रही है, क्योंकि अगर किसी भी घटना और तथ्य का वर्णन करने की बात आएगी तो वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि छात्रों के स्तर की बात है तो स्तर के हिसाब से यहाँ पे लेखक को कम शब्दों में उन सारे तथ्य को क्रमानुसार रखना है। तो एक तरह से जो भी तथ्य हो सटीक हो, शुद्ध हो, जिससे कि उनका प्रस्तुतिकरण सही ढंग से किया जा सके और एक तरह से जो भी घटनाएं हो उनका पूर्ण विवरण हो, कब घटित हुई, कहाँ घटित हुई, किसके द्वारा, कौन कौन उसमें भाग लिए, ये सारी चीज़ें व्यक्ति से संबंधित हो, स्थान से संबंधित हो, समय से संबंधित हो, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारी चीज़ें उस पाठ्य पुस्तक में अंकित होनी चाहिए। साथ ही वो व्यक्तित्व भी जो उस घटना से संबंधित हैं वो भी उनमें अंकित होने चाहिए कि जिससे कि जो भी उनके द्वारा समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, एक तरह से कह सकते हैं किस तरह से उन्होंने सामाजिक जीवन को प्रभावित किया, इन सब चीज़ों का विवरण होना चाहिए। अब हम देखें नंबर 6 पॉइंट पे, इतिहास की पाठ्य पुस्तक में भाषा शैली सरल एवं प्रभावोत्पादक हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक है उसकी जो भाषा हो वो सरल हो और एक तरह से प्रभावशाली हो, जिससे कि छात्र उसको पढ़ने के बाद खुद को वो सारी चीज़ें महसूस कर पाएँ। और इसमें भाषा शैली ना तो इतनी कठिन हो कि तथ्य समझ में ही ना आ सके और ना इतनी निम्न कोटि की हो कि इससे तथ्य प्रभावी ना बन पाए। तो दोस्तों जो भाषा होनी चाहिए वो ज़्यादा ना ही बहुत कठिन होनी चाहिए, ना ही बहुत सरल होनी चाहिए। अतः कक्षा स्तर के अनुकूल सरल भाषा का साहित्यिक शैली में तथा यथार्थ तथा प्रभावोत्पादक प्रस्तुतिकरण इतिहास की पाठ्यपुस्तक की एक वांछनीय विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी भाषा शैली का प्रयोग किया गया हो वो कहीं ना कहीं छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर किया गया हो, जिससे कि छात्र अपने स्तर के अनुसार ही नई नई चीज़ों को सीखें, नए नए शब्दों को सीखें और साथ ही अधिगम भी करें। यहाँ पर आपका 6 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट है, इतिहास की पाठ्य पुस्तक की एक प्रमुख विशेषता है स्वक्रिया और उत्प्रेरक। स्वक्रिया और उत्प्रेरक, यह छात्रों की स्वक्रिया को प्रेरित करके उन्हें ज्ञानार्जन में सहायता दे। इसमें स्वाध्याय, संदर्भ ग्रंथ के अवलोकन, मानचित्र, समय रेखा, मॉडल आदि बनाने तथा ऐतिहासिक पर्यटन, अभिनय आदि स्वक्रियाओं को क्रियान्वित करने की प्रेरणा हेतु छात्रों के लिए निर्देशन होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक इतिहास पाठ्य पुस्तक की विशेषता में ये बातें भी शामिल होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो छात्रों को ज्ञान, इतिहास के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे। एक तरह से वहाँ पर स्वाध्याय के लिए प्रेरित करे, साथ ही मानचित्र और समय रेखा, मॉडल आदि बनाने के लिए भी प्रेरित करे और ऐतिहासिक पर्यटन, जिससे कि छात्र ऐतिहासिक पर्यटन पर जाएं। क्योंकि दोस्तों शुरू में जब छात्र बुक में पढ़ने के बाद उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि ये सारी चीज़ें, ये स्थल हैं, उन्होंने किसने बनवाया था, कैसे बनवाया था, वो आज अगर हैं तो कैसे हैं, उसकी कारीगरी कैसी है। एक तरह से उसमें जो भी विशेषता
ऐतिहासिक स्थलों के विषय में वो सारी चीज़ें छात्र इस तरह से वर्णित की जाएं कि जिससे छात्र उन सब चीज़ों को देखने के लिए उत्सुक हों, एक तरह से उनके अंदर प्रेरणा आए कि वो पर्यटन के लिए प्रेरित हों। और साथ ही यहाँ पर स्वक्रिया को क्रियान्वित करने की प्रेरणा हेतु छात्रों के लिए निर्देशन भी होने चाहिए। तो दोस्तों मानचित्र और मॉडल ये सारी चीज़ें भी बनाने के लिए छात्र स्वयं प्रेरित हों उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। तो ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। अब हम देखें नंबर 8 पॉइंट, इतिहास की पाठ्य पुस्तक में अति आवश्यक तथ्यों को पूर्णता के सिद्धांत के अनुसार निरुक्त किया जाए। ये तथ्य स्पष्ट और सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए जाएं जिससे इतिहास का यथार्थ एवं सजीव प्रतीत हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो भी तथ्य उसमें अंकित हों वो केवल आवश्यक तथ्य हों, यहाँ पर अनावश्यक तथ्यों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी पाठ्य पुस्तक हो उसमें आवश्यक तथ्यों को ही रखा जाए। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्पष्ट और सुंदर ढंग से प्रस्तुत भी किए जाएं जिससे कि इतिहास की यथार्थ एवं सजीव प्रतीत हो सके। जो भी यहाँ पर बात की जा रही है कि जो भी तथ्य इतिहास में हो वो सुंदर और स्पष्ट ढंग से रखे जाएं जिससे कि छात्र उन्हें यथार्थ वास्तविकता के रूप में समझें और पढ़ें। कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक है उसमें छात्रों को जो भी चीज़ें पढ़ाई जाए तथ्यात्मक हो, साथ ही साथ यथार्थ यानी कि वास्तविक लगे, और यहाँ पर बात करें तो वो सजीव लगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्र इस तरह से पाठ्य पुस्तक हो जिससे कि छात्र अपनी कल्पना की उड़ान भर सकें। कल्पना की उड़ान का क्या तात्पर्य कि छात्र अपनी इमेजिन पावर को विकसित करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी घटनाएं होंगी वो पूर्व की घटनाएं हैं, वो पास्ट की घटनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं छात्र अपनी कल्पना के माध्यम से वो सारी चीज़ें अपनी विचार शक्ति के माध्यम से सोच पाएँ कि किस तरह से उस समय की घटनाएं थी, किस तरह से उस समय के लोग थे। एक तरह से यहाँ पर छात्र इतिहास से खुद को कनेक्ट कर पाए इस पुस्तक के माध्यम से। दोस्तों अब देखें 9 पॉइंट पे, इतिहास की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण देश काल के अनुरूप आवृत्तियों को विकसित करे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो भी प्रस्तुतिकरण हो पाठ्य पुस्तक में वो देश काल के अनुरूप हो जिससे कि छात्र अपनी अभिवृत्ति को विकसित कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर उस देश की जो भी घटनाएं हैं वो किस देश से संबंधित हैं और वो किस समय की हैं, ये सारी चीज़ें जब अंकित होंगी तो कहीं ना कहीं छात्र उससे खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इतिहास पूर्व की चीज़ें होती हैं तो उसमें जब समय इंगित होगा और साथ ही यहाँ पर जो स्थान है, जो प्लेस है वो भी इंगित होगा, तो कहीं ना कहीं छात्र वर्तमान से भविष्य यहाँ पे भूत को कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि वर्तमान में उस प्लेस का नाम कुछ और है और भूत में उस प्लेस का नाम कुछ और था। तो एक तरह से शिक्षक का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होगा कि वो अपने छात्रों को वर्तमान, जो भी छात्रों का वर्तमान है उसको भूत से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा मानचित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो भी पाठ्य पुस्तक है वो देश काल के अनुसार होगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर शिक्षक इसमें अपने छात्रों को सही ढंग से बता पाएगा कि ये चीज़ें किस समय की हैं और ये इस समय पे जो स्थान उस समय का था वो स्थान इस समय पर किस नाम से जाना जा रहा है। और यहाँ पर हम बात करें साथ ही विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण छात्रों की आवश्यकताओं तथा योग्यताओं और क्षमताओं के अनुकूल हो। आगे देखें हम, जो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण है, जो विषय वस्तु में शैली, भाषा, ये सारी चीज़ें प्रयोग की गई हैं वो कहीं ना कहीं छात्रों की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए जिससे कि छात्र उसमें रुचि लें और विषय वस्तु एवं उसके प्रस्तुतिकरण के माध्यम से छात्रों में लोकतांत्रिक भावना, धार्मिक सहिष्णुता, भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना आदि वृत्तियों का विकास किया जाना चाहिए।
वे छात्रों में संकीर्ण विघटनकारी प्रवृत्तियों के विकास में को अवरुद्ध करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो इतिहास पाठ्य पुस्तक के माध्यम से कहीं ना कहीं छात्र खुद को लोकतांत्रिक भावना के लिए प्रेरित करेंगे और साथ ही धार्मिक सहिष्णुता और भावात्मक और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना आदि आवृत्तियों का विकास होगा। यहाँ पे किस तरह से होगा दोस्तों, अगर हम बात करें मदर टेरेसा, वो भले ही अदर कंट्री की थी, लेकिन अगर हम बात करें तो वो अपने देश में आकर के रोगियों की सेवा करी। तो एक तरह से यहाँ पर वो पर्टिकुलर थी तो अदर कंट्री की, लेकिन अगर बात करें हम, वो अपने देश में आकर के वो अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रही थी और साथ ही हमारे देश के लोगों की सेवा कर रही थी, इसलिए हमारे देश के लोगों का अटैचमेंट उनके साथ था। तो एक तरह से यहाँ पर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की बात आती है कि जहाँ पर मानवता की बात आती है वहाँ पर कोई भी कहीं भी किसी से भिन्न नहीं है। हर किसी के अंदर मानवता होनी चाहिए, चाहे वो हमारे देश का हो या फिर विश्व के किसी कोने का हो। तो एक तरह से ये जो भावना हमारे अंदर आती है वो इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आनी चाहिए। छात्रों को छोटी छोटी चीज़ें ही समझा करके एक शिक्षक उनके अंदर महान व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है, उनको महान बना सकता है, उनको विशाल हृदय वाला बना सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही शिक्षक अपने छात्रों को क्लियर कर पाता है, क्योंकि जो चीज़ें पाठ्य पुस्तक में लिखी रहती हैं वो कक्षा में शिक्षक अपने छात्रों को समझाता है और घर पे जाने के बाद स्वाध्याय के माध्यम से छात्र उसको और भी अच्छे ढंग से सीखने की कोशिश करता है। उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको अपने व्यक्तित्व में धीरे धीरे करके धारण करता है, अगर वो सारी चीज़ें उसको सही ढंग से समझ में आई हैं तो। नंबर 10 पॉइंट पे पाठ्य पुस्तक निरूपण में सरल तथा मूर्त हो, जहाँ एक संभव हो इस सामान्यीकरण तथा अमूर्त धारणाएं ना हो। दोस्तों यहाँ पे 10 हो गया पाठ्य पुस्तक निरूपण में सरल तथा मूर्त। एक तरह से यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक हो वो सरल हो और साथ ही मूर्त हो, एक तरह से यहाँ पे सजीव हो। जो भी पाठ्य पुस्तक हो वो सरल भाषा शैली में हो और सजीव हो, एक तरह से उसका जो प्रस्तुतिकरण हो वो बिल्कुल प्रभावशाली हो, एक छात्रों को सही ढंग से समझ में आए। जब वो उसके शिक्षक उन्हें समझाएं तो वो सारी चीज़ें वो उनको रटने की ज़रूरत ना पड़े, वो सारी चीज़ें वो सुनकर समझें। जहाँ एक संभव होता सामान्यीकर्ता अमूर्त धारणाएं ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे अमूर्त धारणा छात्रों के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक आकर्षण हो, पाठ्य पुस्तक का मुद्रण, कागज, मुख्य पृष्ठ आदि शुद्ध एवं आकर्षक हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें पुस्तक के आकर्षण की, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें छोटे बच्चों को जो चीज़ें आकर्षित लगती हैं वो चीज़ें वो बार बार देखना, सुनना और समझना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए वो आकर्षक होनी चाहिए। उसका जो मुद्रण यानी कि उसका जो भी छपाई हो, जो भी उसका कागज प्रयोग किया गया हो, जो भी उसकी मुख्य पृष्ठ हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शुद्ध एवं आकर्षक हों, बालकों को वो सारी चीज़ें आकर्षित करें। कहीं ना कहीं वहाँ पे चित्रों का भी प्रयोग किया गया होना चाहिए, जिससे कि छात्र उन सारे चित्रों को देखकर समझने का प्रयत्न करें। क्योंकि दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो चीज़ें वो देखकर जल्दी समझते हैं कोई भी चीज़ें। यहाँ इसीलिए जो शिक्षक होता है वो ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करता है, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो पुस्तक है ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएगा। तो इसमें छात्र जो चीज़ें देखेंगे उसको सोचेंगे, समझेंगे और अधिगम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बुक जो होनी चाहिए वो आकर्षक होनी चाहिए, उसकी जो छपाई होनी चाहिए वो आकर्षक होनी चाहिए। 12 पॉइंट देखें, इतिहास की पाठ्य पुस्तक रोचक हो, इसमें तथ्यों को रोचक बनाने के लिए मानचित्र, चित्र, चार्ट, समय रेखा, वंश वृक्ष, युद्ध योजना, स्रोत, संदर्भ, चित्रकारी आदि को आवश्यकता अनुसार एवं कक्षा स्तर के अनुकूल उपयुक्त स्थान प्रदान किया जाना चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, वही बातें देखिए यहाँ पे भी कही गई हैं कि जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए वो छात्रों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए, आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, क्षमता के अनुसार होनी चाहिए, कक्षा स्तर के अनुसार होनी चाहिए, जिससे कि छात्र उसमें रुचि लें और साथ ही रोचक बनाने के लिए उसमें मानचित्र, चित्र, चार्ट, समय रेखा, वंश वृक्ष, युद्ध योजना, स्रोत, संदर्भ, चित्रकारी आदि की भी आवश्यकता अनुसार, कक्षा के स्तर के अनुसार और उनके अनुकूल उपयुक्त स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पाठ्य पुस्तक की विशेषता होनी चाहिए, जिससे कि छात्र अपने स्तर के अनुसार अधिगम कर पाएँ। अब हम देखें यहाँ पर 13 पॉइंट, इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अध्यायों के अंत में अभ्यास प्रश्न अवश्य दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें 13 पर, पाठ्य पुस्तक की यहाँ पे बात हो रही है। तो इतिहास पाठ्य पुस्तक में उसकी एक विशेषता ये भी होनी चाहिए कि जो भी अध्याय दिए हुए हैं, जो भी पाठ हैं, उन पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न अवश्य होने चाहिए, क्योंकि उस चैप्टर के विषय में तथ्यों और कालक्रम से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उसके विषय में अभ्यास के लिए जब प्रश्न होंगे तो छात्रों को अधिगम कराने के बाद शिक्षक उनसे स्वयं भी प्रश्न बनाकर पूछ सकता है, लेकिन जो अभ्यास के माध्यम से प्रश्न रहेंगे वो सारे छात्रों की पुस्तकों में एक ही रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनसे सारे छात्रों को कनेक्ट करने में एक शिक्षक के लिए आसानी होगी। तो यही रीजन है कि कहीं ना कहीं शिक्षक के शिक्षण कार्य को आसान बनाने के लिए भी और साथ ही छात्रों को सही ढंग से अधिगम कराने के लिए भी पाठ्य पुस्तक में पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न अवश्य होने चाहिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारे डिस्कशन आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों इसी के साथ आज आपका इतिहास शिक्षण समाप्त होता है। मैं आपके इतिहास विषय के लिए अच्छे मार्क्स की कामना करती हूँ ईश्वर से, और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। दोस्तों आप लोगों का कमेंट बहुत कम रहता, मुझे एक शिकायत है आप लोग से। और इसी तरह से ये सारी वीडियोज आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दिया करिए। और इसमें ज्योग्राफी की भी लिंक हम आपको दे रहे हैं, तो ज्योग्राफी यानी कि आपके जो भी सहपाठी भूगोल शिक्षण के हैं उन्हें भूगोल शिक्षण की लिंक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।